पेपर के अलावा और भी काफ़ी सारे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, और उसकी आंसर की भी मिल जाएगी। इसके साथ आंसर की के साथ साथ ही आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। फाइंड आउट करना नहीं आता है कि कहाँ आंसर गलत है कहाँ सही है, तो आप लोग घटना चक्र की, ठीक है। कट ऑफ देखिए आप लोगों की दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ है कि आप लोगों का पेपर कैसा आया था। पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। सो एज यू नो कि लेक्चरर की फॉर्म आ गए थे और इसकी तैयारी कैसे करनी है इससे रिलेटेड मैंने पार्ट 1 में आप लोगों के साथ में एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में काफ़ी सारी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू PYQ, ठीक है। हमें घटना चक्र लेनी है या यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लें, ठीक है। कट ऑफ कितनी होगी, ठीक। अभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड भी आप लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी किसी बच्चों ने 2024 का फॉर्म भर रखा, उससे रिलेटेड भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन है कि हमारा वो एक्सपायर हो जाएगा तो आगे हम लोग नया फॉर्म भरें या क्या करें, ठीक है। PYQ कलेक्ट करने में भी इसके अलावा सिलेबस से रिलेटेड भी अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में क्वेरीज हैं, ठीक है। बायो वाले स्टूडेंट भी चाहते हैं कि सिलेबस को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में बायो का सिलेबस एक्सप्लेन नहीं किया गया है, अदर जो भी आप लोगों की छोटी मोटी क्वेरीज हैं वो सब एक्सप्लेन की गई हैं। इसके अलावा जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है, लाइक कि माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं या बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं तो हम लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और ये जो वीडियो होगी ये आप लोगों की पार्ट 2 वीडियो होगी, ठीक है, लेक्चर की तैयारी से रिलेटेड, ठीक है। वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सो आज की वीडियो में जो भी आप लोगों की क्वेरीज होंगी होप सो वो सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों की क्वेरी आ रही है वो यही आ रही है कि हमें घटना चक्र बुक लेनी है या यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लें, ठीक है। तो देखिए पर्सनली मैंने दोनों ही आप लोगों की बुक यूज़ कर रखी है। मैं दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आप लोगों को समझा दे रही हूँ। अगर बात करी जाए यूथ पब्लिकेशन बुक की तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, यानी PYQ ज़्यादा रहते हैं। लाइक यहाँ पे आप लोगों को DSSB के भी पेपर मिल जाएंगे, राजस्थान के PGT के भी पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। UP PGT के तो होंगे ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के भी होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। घटना चक्र की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के कम रहते हैं। कम मतलब कि जैसे UP PGT का दिया होगा आप लोगों को, UP TGT का दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के पेपर दिए होंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, मैंने देखा है कि जो एक्यूरेसी की अगर बात की जाए, ठीक है, यानी आंसर करेक्ट की बात की जाए तो मैंने देखा है कि घटना चक्र में आंसर जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो सही दिए होते हैं, ठीक है। लेकिन यूथ पब्लिकेशन की मैंने देखा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर उसमें गलत दिए होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप लोग यूथ पब्लिकेशन की बुक लीजिए। अगर आप लोगों को अभी इनिशियल फेज में उतना फाइंड आउट करना नहीं आता है कि कहाँ आंसर गलत है कहाँ सही है, तो आप लोग घटना चक्र की लीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा दोनों के प्रो एंड कॉन्स हैं। यूथ पब्लिकेशन में आप लोगों को नंबर ऑफ PYQ बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आंसर सही दिया है कि नहीं दिया। और घटना चक्र में आप लोग लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्यूरेसी रहती है वो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जहाँ तक चेक किया है वो सही रहती है। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग घटना चक्र की बुक लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो यूथ पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब दूसरा कन्फ्यूजन है आप लोगों का कट ऑफ से रिलेटेड कि मैम कितने नंबर लेके आएँ कि हम लोग सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को अभी 2021 की कंडीशन बताती हूँ और अभी 2026 की कंडीशन बताती हूँ। 2021 में जो आप लोगों का पेपर था वो 200 मार्क्स का था, ठीक है। अभी आप लोगों का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का है। कंपटीशन की बात करें तो पिछली बार कंपटीशन तभी भी कम था। सब्जेक्टिव वाला कंपटीशन मैं कहूँगी कम था। कंपटीशन तो पिछली बार भी ज़्यादा था लेकिन सब्जेक्टिव कंपटीशन कम था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, सब्जेक्टिव कंपटीशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो था वो आप लोगों का पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था, ठीक है। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में क्या आता था, उत्तराखंड, पेडागोजी, इसके अलावा मैथ, थोड़ी सी हिंदी, ठीक है। सब्जेक्ट वाला उसमें कुछ नहीं आता था। उसको जो लोग क्वालिफाई करेंगे तब वो लोग सब्जेक्ट वाला पेपर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे वो वैसे ही कम हो जाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, जितने भी आप लोगों के कैंडिडेट आएंगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट वाले ही आएंगे। तो आप लोग खुद समझ लीजिए कि जो सब्जेक्टिव वाला कॉम्पिटिशन है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार कट ऑफ भी बता देती हूँ। पिछली बार 200 में से कट ऑफ की बात की जाए तो 148 कट ऑफ गई थी बायो की, जनरल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर और सब्जेक्ट के देखेंगे, हिंदी वगैरह का देखेंगे तो आई थिंक 160 समथिंग गई थी, ठीक है। मुझे करेक्ट याद नहीं है लेकिन इतनी समथिंग गई थी, ठीक है। और सब्जेक्ट की देखेंगे तो और ज़्यादा गई थी,
ठीक है। तो इस बार तो 300 मार्क्स का है, जब पिछली बार ही इतनी नियर बाई कट ऑफ गई है तो इस बार तो और ज़्यादा जाएगी, सिर्फ सब्जेक्ट वाले ही हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाएगी, आप लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें, ठीक है, उस पर आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है। कट ऑफ देखिए आप लोगों की दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ है कि आप लोगों का पेपर कैसा आया था। पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली लो जाएगी। ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को पता नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, आप लोगों का काम जो है वो है नंबर गेन करने के ऊपर। ठीक है। दूसरा आप लोगों को कट ऑफ डिपेंड करती है कि सीट कितनी ज़्यादा है। ठीक है। तो आप लोग अपनी सीट देख लीजिए, सीट के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपने कंपटीशन का हिसाब लगा लीजिए। ठीक है। जितनी सीट कम होगी उतनी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा। पेपर से रिलेटेड भी आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर ही होगा। ठीक है। और कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे सब्जेक्टिव में, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है। और दोनों ही आप लोगों के कितने मार्क्स के होंगे? 150 मार्क्स के होंगे, ये भी 150 मार्क्स के होंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितने होंगे? 150 ही क्वेश्चन होंगे। और इसमें भी आप लोगों के 150 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इसमें भी आप लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलेगा और इसमें भी आप लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और होप सो ये पेपर जो है आप लोगों का एक ही दिन में होगा। ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, बीच में 1 घंटे का हो सकता है ब्रेक दें, जैसे 9 to 12 पेपर हो जाए, फिर 12 to 1 आप लोगों का ब्रेक हो, फिर 1 से 4 तक आप लोगों का पेपर हो। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का एक ही दिन पेपर होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तीसरी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को देखी कि आप लोगों को रिवाइज्ड आंसर की कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। सोशियोलॉजी ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि मैम हमें रिवाइज्ड आंसर की कहीं मिल नहीं पा रही है। ठीक है। जैसे KVS के आपके फॉर्म हो गए, NVS के हो गए, EMRS के हो गए। ठीक है। तो आप लोग कहाँ से कलेक्ट करेंगे? देखिए आप लोग क्या कीजिए, अगर नहीं मिल पा रही है तो आप लोग क्या कीजिए, टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिए। ठीक है। टेक्स्ट बुक में तो आप लोगों को ये पेपर के अलावा और भी काफ़ी सारे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है। और उसकी आंसर की भी मिल जाएगी, इसके साथ आंसर की के साथ साथ ही आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा बहुत अच्छा। ठीक है। नहीं तो मैंने जो आप लोगों को बोल रखा है, यूथ पब्लिकेशन की या घटना चक्री की बुक आती हैं, उनमें भी आप लोगों को KVS NVS के पेपर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है। आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज मिलती हैं, सोशियोलॉजी का हो गया या ज्योग्राफी का हो गया या मैथ के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, घटना चक्र प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज भी आती है। ठीक है। तो आप लोग उनको ले लीजिए, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों की ईज़ के लिए एक बार पूरा लिख दिया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है NCERT की। ठीक है। NCERT पढ़िए, पढ़ने के बाद उसके MCQ लगाइए, रिवीजन कीजिए। जब ये हो जाए, KVS के आप लोगों को कौन कौन से पेपर दे सकते हैं, अभी जो है 2026 में अभी पेपर हुआ है जल्दी। ठीक है। अभी हाल ही में संडे के दिन पेपर था। ठीक है। 2023 में इसका पेपर हुआ है, 2018 में पेपर हुआ है, 2015 में पेपर हुआ है। ठीक है। ये सारे NCERT ओरिएंटेड थे, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। NVS के भी 2012 में हुआ है, 2019 में हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, 2016 में भी हुआ है, मुझे ऐसा याद जैसा आ रहा है। EMRS का भी पेपर अभी 2023 2025 में हुआ है। लेक्चरर के मैंने पेपर लिख रखे हैं, पॉलिटेक्निकल लिख रखा है। ठीक है। इसके अलावा आप लोग LT के भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा घटना चक्र, यूथ पब्लिकेशन, कितने सारे बता रखे हैं। ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये भी मैसेज आ रहे थे कि मैम टाइम कम है, मैं इतना कैसे कवर करेंगे। ठीक है। तो देखिए ये वैकेंसी आने वाली, ये तो आप लोगों को बहुत पहले पता था ना, 2024 से पता था ना। तो अभी ये मन में क्यों ख्याल आ रहे हैं कि 2 या 3 महीने हैं तो हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे? आप लोगों को तो तब से पता था ना पेपर आने वाले हैं, कुछ तो आप लोगों ने तैयारी करी होगी ना। ठीक है। और अगर नहीं करी है तो फिर ये आप लोगों का टाइम है डू एंड डाई वाला, आप लोगों को पूरा तन मन धन से लग जाना है। ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले ढिलाई करी है तो अभी आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। तो होप सो आप लोगों को PYQ से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व हो गई होंगी, कहाँ से करने हैं, कौन कौन से PYQs हैं। ठीक है। अब फोर्थ में बात करते हैं जिन्होंने 2024 का फॉर्म भरा था। ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके कास्ट सर्टिफिकेट जो है एक्सपायर हो गए, या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो गया है। ठीक है। या जो एज थी वो आप लोगों की 2024 में 42 थी, यानी जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो आप लोगों की कवर हो गई है। ठीक है। तो अब हम क्या करें? तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा है, अगर 2024 वाला आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है तो उस समय की जो भी आप लोगों की एलिजिबिलिटी होगी वही मान्य होगी। ठीक है। तो आप लोगों को दोबारा फॉर्म भरने की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, बस अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करा लीजिए। ठीक है। ताकि जब आप लोगों का अभी देखें तो आपको पता चले कि अभी भी आप लोग जो है कास्ट सर्टिफिकेट के अंतर्गत आते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का सर्टिफिकेट जो है वो हो गया तो उसको भी रिन्यू करा लीजिए, पुराना वाला भी सेफ रखिए और नया वाला भी रिन्यू करा लीजिए। ठीक है। एज आपकी अगर 42 उस समय थी तो उसी समय की मान्य होगी।
अगर ऐसा नहीं होता तो वो दोबारा फॉर्म भराते ना। तो इससे रिलेटेड कोई टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरी नहीं है। और फॉर्म से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होगी तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैं दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। तो देखिए, पहले भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आप लोगों का पीजी जो है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप लोगों ने कर रखा है, एमए, एमएससी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी फॉर्म आप लोग भरते हैं ना तो वो चीज़ें आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए, रनिंग में नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी कोई भी आप लोगों का टीचिंग एग्जाम हो, बीएड जो होता है वो कंपलसरी होता है, ठीक है। और ये लेक्चरर का फॉर्म है तो पीजी भी आप लोगों का कंपलसरी है, ठीक है। तो होप सो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो बायो वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी वाले या बायोटेक्नोलॉजी वाले, उनको कन्फ्यूजन हो रहा था कि हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। देखिए, जो आप लोगों के पीजी का क्राइटेरिया है ना, मैं एक बार आप लोगों को शो कर देती हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ लेक्चरर बायोलॉजी है। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी दे रखी है, या तो आपने बॉटनी से एमएससी कर रखा हो, ठीक है, या फिर आपने जूलॉजी से एमएससी कर रखा हो, या एडवांस जूलॉजी से एमएससी कर रखा हो। अब एडवांस जूलॉजी के अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी आता है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, उसमें आप लोगों का एडवांस जूलॉजी के सारे सब्जेक्ट नेम लिख के आ जाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में एमएससी कर रखी है ना, वो मोस्टली आप लोगों के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो गूगल में जाके भी सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को ये क्वेरी भी सॉल्व हो गई होगी। और यहाँ पे देखिए लिख भी रखा है कि लास्ट में आप लोगों को बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आप लोगों की क्वेरी आ रही है, एग्ज़ाम पेपर कब होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम पेपर की जो 3 डेट हैं वो तो आप लोगों को पता ही होंगी। एक आप लोगों को मैंने बता रखा था अप्रैल में डेट है, ठीक है। ऐसे ही मैंने जून में आप लोगों को बता रखे थे, 3 डेट बता रखी थी, ठीक है। जैन में तो पेपर होने के कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी क्या सिचुएशन है, अभी आप लोगों का मिड जैन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिए, वैसे सारे पेपर जो है वो अप्रैल में भी नहीं हो जाएंगे, कुछ पेपर जून में होंगे, ठीक है। 2 डेट दे रखी हैं, तो आप लोग बट अपनी डेट जो है अप्रैल समझ के ही तैयारी कीजिए, ठीक है, ताकि फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी कर सकें। और जब अप्रैल वाला मंथ कंप्लीट हो जाए तो बाद के जो मंथ रहें वो आप लोगों के रिवीजन के लिए रहें, ठीक है। मिड जैन से भी अप्रैल तक आप लोगों का 2-3 मंथ का टाइम है ही है, ठीक है। अब बात की जाए कि अप्रैल में किन किन सब्जेक्ट का पेपर होगा, तो मोस्टली देखा जाता है जो हिंदी वाले सब्जेक्ट रहते हैं ना, उनके पेपर पहले होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि अप्रैल के टाइम में हिंदी पेपर जो है वो फर्स्टली हो जाए। अगर आप और किसी सब्जेक्ट के लाइक बायो वाले हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का पेपर जो है वो गर्मियों के टाइम में होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अपनी ईज़ के लिए आप लोग अप्रैल को ही एग्ज़ाम डेट समझ के अच्छे से तैयारी कीजिए। सिलेबस से रिलेटेड भी अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में क्वेरीज हैं, तो मैंने इसका जो सिलेबस है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ से जाके अपना सिलेबस जो है आप लोग प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट में। इसके अलावा प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और जो बायो का सिलेबस है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। मेरी भी हेल्थ थोड़ी बीच में ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आगे जो है वीडियो कंटिन्यूटी में रहेंगी। अदर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।